Hello friends, welcome on my YouTube channel Success Keys, and today we are discussing about the medieval history of India by Satish Chandra. We are completing this series of book in very less time. So start with the content, India and the world. Today we are discussing this first chapter, India and world. नेक्स्ट इज नॉर्दर्न इंडिया द एज ऑफ थ्री एम्पायर्स. जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया गया है द इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये क्यों दिया गया है? वर्ल्ड हिस्ट्री इज जैसे डिलीट कर दी गई है सम ऑफ द स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में अभी तक भी है, बट ये टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इस कंटेक्स्ट में करना बहुत ज़रूरी है कि जो कोई चीज़ें वर्ल्ड में हो रही होती हैं वही चीज़ें उसी कंटेक्स्ट में इंडिया में भी होती हैं या हमारे कंट्रीज में भी होती हैं कुछ टाइम बाद में या सेम टाइम पीरियड के अंदर. जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल लाइक 3G 4G एंड 5G जनरेशन जैसे बाहर आती हैं चाइना एंड अदर अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज, तो उसके बाद में इंडिया में भी आती है. हम ऐसे उनसे लैग बहुत नहीं करते कि हम बहुत ज़्यादा लैग हो जाते हैं, हाँ कुछ साल पीछे हो जाते हैं. ऐसे ही इस टाइम पे क्या हो रहा था कि हम सेंचुरीज पीछे थे, बट वो चीज़ें क्योंकि उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ व्हीकल्स और ये नहीं थे, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने बेटर नहीं थे कि जो वहाँ का जो कल्चर और जो एडवांसमेंट है यहाँ तक आ जाए. बट इसीलिए वो हमें हमारे लिए पढ़नी इसलिए ज़रूरी है. हमें वर्ल्ड का कंटेक्स्ट भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में उस टाइम पे क्या हो रहा था और उसके बाद में इंडिया में वो कैसे हुआ. ठीक है. देन वी आर डूइंग नॉर्दर्न इंडिया द एज ऑफ एम्पायर, साउदर्न इंडिया इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ. जो ये वाला जो टाइम पीरियड था ऑफ मिडिवल इंडिया या मिडिवल हिस्ट्री, इसके अंदर ये टाइम पीरियड था एडवांसमेंट का. इन द फेज ऑफ रिलीजन के फेज के अंदर, सोशल फेज के अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, रिलीजियस बिलीव, ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे थे. ठीक है. स्टडीज एजुकेशन इस टाइम पे डोमिनेट हो रहे थे. उसके बाद में कन्फ्लिक्ट, दिल्ली सल्तनत 2, ये सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं. सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड. वी आर कवरिंग एवरी टॉपिक. सो स्टार्ट. और यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ मैप्स भी दिए गए हैं जो आपने करने होंगे. अब जो मैं आपको ये चैप्टर करवा रही हूँ, द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द बुक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो इससे पहले मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि कृपया करके आप अपना जो मैप है, अपनी जो मैप बुक है अपने पास लेके बैठिए और देखिए कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे. तो आपकी मैप प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट में कैसे जो पिक्चर्स हैं चेंज होती जा रही हैं, और वैसे ही इंडिया में कैसे कैसे उस टाइम पे आप कंपेयर कीजिएगा कि इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम पे. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. और जो इस टाइम पे जो कई बार हम देखते हैं कि कोई नेम्स ऑफ अ सिटी या कंट्रीज जो हैं वो चेंज होते जाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है कि क्या उस टाइम पे उस सिटी का नाम था, अब उसका क्या होगा. तो इससे भी आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाएंगी. तो नो डाउट अब जल्दी स्टार्ट करते हैं द टॉपिक, द इंडिया एंड द वर्ल्ड. द 1000 year पीरियड बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी, जो 1000 year का पीरियड है 8th to 18th सेंचुरी, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे इंडिया के अंदर एंड इन द वर्ल्ड. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स आर इरोजेस. बहुत नई पॉलिटिकल एंड सोशल फॉर्म्स आर इरोजेस इन यूरोप एंड एज वेल एज इन एशिया. एंड इन्हीं का ही प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा था इनके लिविंग पैटर्न का, इनके थिंकिंग का, इनके फिलॉसफीज का हमारे इंडिया पे. ये जो चेंजेस थे इन्होंने इंडिया को इम्पैक्ट किया. और वो कैसे इम्पैक्ट किया उन्होंने, क्योंकि हमारा उस टाइम पे बहुत जो ट्रेड जो चल रहा था, ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस थे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज के साथ में इंडिया के जो मेडिटेरेनियन सी की जो कंट्रीज थी उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन थे. जैसे आपने पढ़ा होगा सिल्क रूट के बारे में. तो
उनके साथ में हमारी रिलेशन होने के साथ में जब कोई लोग वहाँ पे जाते हैं, हम अगर मान लीजिए कि फॉरेन जाके आए तो हम वहाँ से क्या लेके आते हैं, उनका कुछ कल्चर, उनकी फिलॉसफी, उसकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी हम अपने साथ लेके आते हैं। ऐसे ही जब ट्रेड करने के लिए लोग वो यहाँ पे आते थे या हम वहाँ से कुछ लेने जाते थे, तो साथ ही साथ हम क्या ले आते थे, उनकी कल्चरल, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी भी हम साथ में ले आते थे और उनको इंडिया में इम्प्लाई करते थे। तो इसी से ही बहुत सारे उस टाइम पे वहाँ पे जो वेरियस एम्पायर चल रहे थे, लाइक रोमन एंड पर्शियन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर था उस टाइम पे काफ़ी वास्ट इमेंस के अंदर था, जो मेडिटेरेनियन सी को पूरा कवर करता था। और पर्शियन हमारे जो इराक का वाला जो रीजन, अरेबियन पेनिनसुला का, तो वो वाला रीजन यहाँ पे ये एम्पायर काफ़ी डोमिनेंट थे उस टाइम पे। तो उनका हमारी यहाँ पे आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, कल्चर, आर्किटेक्चर, इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। यूरोप के अंदर द माइटी रोमन एम्पायर, उस टाइम का माइटी बहुत प्रसिद्ध प्रख्यात जो रोमन एम्पायर था, ब्रोकन डाउन हो गया था थर्ड क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी के अंदर। वेस्टर्न पार्ट और उसकी कैपिटल जो थी, जो वेस्टर्न पार्ट था, वो किसके द्वारा कवर कर लिया गया था, स्लाव, जो रशिया के अंदर आते हैं, और जर्मन के ट्राइबल्स जो थे उन्होंने इसको कवर अप कर लिया था। ये जो ट्राइब थी डिफरेंट वेव्स के अंदर आती थी, मतलब आक्रमण करने के लिए, और यहाँ पे उसको उनकी ओल्ड जो रोमन एम्पायर को उसको प्लंडर करके उनमें से सब लूटपाट करके निकल जाते थे। बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये जो ट्राइब्स पहले तो आते थे लूटपाट करके वापस अपने जगह पे जाते थे, बट उसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों जाना भैया, यहीं पे रह लेते हैं, इतना अच्छा कुछ यहाँ पे रहने को मिल रहा है। तो सेटल डाउन होने लगे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप के अंदर। और धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी जो ओल्ड पॉपुलेशन थी उनके कैरेक्टर के अंदर चेंज आने लगे, जैसे उनकी लैंग्वेजेस भी चेंज होने लगी, उनकी पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग जो आए थे वो पॉपुलेशन में मिक्सअप हो गए, उनके बच्चे हुए यहाँ पे, तो उनकी लैंग्वेज जी वो भी यहाँ पे कमिंगल कर गई, और उनकी पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट थी वो भी यहाँ के लोगों ने ले ली। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडर्न यूरोपियन नेशंस का यहाँ पे जन्म हुआ, और यहाँ पे उनके ट्राइबल्स मैन का आपस में कमिंगल हो गया लोकल पॉपुलेशन के साथ में। ईस्टर्न पार्ट जो ओल्ड रोमन एम्पायर का था उसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अभी इस्तांबुल जो सिटी है टर्की की वो कहा जाता है। तो वो ईस्टर्न पार्ट का जो कैपिटल थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल थी। दिस एम्पायर वाज कॉल्ड बेजेंटीन एम्पायर। इस एम्पायर को बेजेंटीन एम्पायर का नाम दिया गया, जो ईस्टर्न यूरोप के या मॉडर्न सिटी जो टर्की, सीरिया या नॉर्थ अफ्रीका, और जिसमें इजिप्ट का, अफ्रीका का भी कुछ रीजन आ जाता है, इजिप्ट का रीजन आता है, ये बेजेंटीन एम्पायर को कवर करती थी। आप याद रखिएगा, इसको लोकेट कीजिएगा, टर्की, सीरिया, नॉर्थन अफ्रीका एंड इजिप्ट। It continued many of the tradition of Roman। अब यहाँ पे इन्होंने, अब ये चाहे रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट था, बट इन्होंने जो रोमन एम्पायर का जो उस टाइम की जो ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो कर रहे थे। सच ए स्ट्रॉन्ग मोनार्की, उस टाइम राजा सबसे ज्यादा सुप्रीम हो गया था, पहले सुप्रीम नहीं था, बल्कि यहाँ पे हम देखने को मिलता है यहाँ पे कि रोमन एम्पायर में ऐसा हुआ था कि पहले रिपब्लिक है और फिर मोनार्की है, ठीक है। पहले रिपब्लिक है, जो अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रही है जिसमें राज्यसभा लोकसभा, पहले ऐसा था वहां पे, जैसे राज्यसभा जैसी एक बॉडी थी तो वो पावर में थी, बट बाद में राजा पावर में आ गया, और हमारे यहाँ पे राजा पावर में था और उसके बाद में जो ये राज्यसभा या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। हाँ, कुछ जो सामंत वाले जो रीजन थे, जहाँ पे कुछ जो ऐसे एरिया थे जहाँ पे ऐसा नहीं था, वो कुछ एक रीजन्स थे जो हमारे यहाँ पे, जहाँ पे संघ जो आते थे, जो रिपब्लिक एज अ संघा जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पे थे, बट मोस्टली हमारे यहाँ पे मोनार्क्स थी। तो यहाँ पे उस टाइम पे बाद में जो एम्पायर था, रोमन एम्पायर टूटने के बाद में यहाँ पे रिपब्लिक्स को हटा दिया गया और स्ट्रॉन्ग मोनार्की आ गई थी। तो इस टाइम पे चल रही थी स्ट्रॉन्ग मोनार्की एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। और हाउएवर इन बिलीफ एंड रिचुअल इट हैड मैनी, इनके बिलीव्स में और रिचुअल्स में कुछ डिफरेंसेस थे। जैसे कि अब जो ये वेस्ट वाले थे वो कैथोलिक चर्च को मान रहे थे, जिनका हेडक्वार्टर था रोम में, ठीक है, जो इटली का एरिया है। एंड द चर्च जो ईस्ट में थी वो अब ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गई थी, ठीक है। ये ग्रीस वाले रीजन से टच होने के बाद में अब ये दोनों चेंज हो, अभी तक भी ये चेंज चला, और हम देखते हैं कि कैथोलिक एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च अभी भी आते हैं, इनमें डिफरेंसेस हैं।
इसी के एफर्ट के कारण देखते हैं, ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के एफर्ट के कारण ही पूरा रशिया जो था उसने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। बैजेंटीन एम्पायर हैज ए लार्ज एंड फ्लरिशिंग एम्पायर था उस टाइम पे, जो ट्रेड करता था एशिया के साथ में। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर भी जब टूट गया था तो भी इसका ट्रेड बैजेंटीन एम्पायर का चल रहा था एशिया के साथ में इन द वेस्ट। और इन्होंने इट क्रिएटेड अ ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कल्चर मैनी ऑफ विच लेटर अब्सॉर्ब। अब इनके जो ट्रेडिशंस थे गवर्नमेंट के और जो उनका कल्चर था, इन्हीं के कल्चर को अपना लिया था बाद में जो अरब्स यहाँ पे आए थे, जिन्होंने सीरिया और इजिप्ट पे कब्जा किया। इन्होंने इनके कल्चर को भी और गवर्नमेंट सिस्टम को भी अपना लिया था। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बैजेंटीन एम्पायर था ये ब्रिज का काम कर रहा था ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन के साथ में और अरब वर्ल्ड के साथ में। इसी ने ही बाद में रिवाइवल किया था ग्रीक लर्निंग का। यहाँ पे ग्रीस की जो लर्निंग थी जो वेस्ट से आई थी उसी को यहाँ पे भी अपनाया गया। एंड बाद में देखते हैं कि ये बाद में धीरे धीरे पूरा डिसअपियर हो गया था 15th सेंचुरीज में, जब यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल पे किसने कब्जा कर दिया था, टर्क्स ने, और यहाँ पे इनका राज हो गया था। इसके बाद में ये बिल्कुल डिसअपियर हो गया था। बट ये लर्निंग हम देख सकते हैं कि अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे फिलोसोफर्स, जर्नल्स, थिंकर, फिजिशियंस, तो ये सारे कहाँ से आते हैं, ग्रीस से आते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीस उस टाइम पे काफ़ी प्रिडोमिनेंट था। यहाँ पे कल्चर, साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांसमेंट थी, तो इन्होंने भी इसको अपनाया। फॉर सेंचुरीज आफ्टर कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर इन द वेस्ट, जैसे ही रोमन एम्पायर वेस्ट से बिल्कुल कोलैप्स हो गया उस टाइम पे हम देखते हैं कि सिटीज़ भी जो तो उसकी बड़ी बड़ी उस टाइम पे जो सिटीज़ थी वो भी धीरे धीरे वहाँ पे वर्ज पे आ गई थी, डिसअपियर हो गई थी। क्योंकि इसका रीज़न मेनली ये था कि इनका जो ट्रेड चल रहा था गोल्ड का, जो गोल्ड कहाँ से निकलता था, अफ्रीका से। अब अफ्रीका पे उनका कंट्रोल रहा नहीं, अब वो वहाँ से गोल्ड निकालते थे और उसे बाहर बेचते थे, पर अब वो गोल्ड ना निकाल पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं। तो वहाँ पे जो सिटीज़ थी वो वर्ज पे आ गई थी। 6 से लेके 10th सेंचुरी के बीच में इस एज को कहा जाता है डार्क एज। डार्क एज क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिक्लाइन चल रहा था रोमन एम्पायर का। हाउएवर दिस वाज अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। पर यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी, जो कहता है ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो इन्होंने ये मजबूरी के नाम पे अभी क्या कर रहे हैं, गोल्ड नहीं मिल रहा तो एग्रीकल्चर से काम चला देंगे। तो अब एग्रीकल्चर से यहाँ पे एडवांसमेंट करी, विच प्रिपेयर्ड द वेव ऑफ रिवाइवल ऑफ सिटी लाइफ। और फिर उसके बाद में दोबारा से रिवाइवल हुआ सिटीज का। फ्रॉम 10th सेंचुरी से दोबारा रिवाइवल हुआ सिटीज का। फॉरेन ट्रेड के अंदर ये इनकी ग्रोथ हुई। एंड बिटवीन 12th to 14th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप वाज अगेन एबल टू अटेन अ हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और दोबारा से इन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी बना ली। यहाँ पे ये देखते हैं कि ये नोटेबल फीचर था पीरियड में, यहाँ पे इस टाइम पे साइंस, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ टाउन, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट होना पदुआ और मिलान इटली के अंदर। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ने काफी बड़ा रोल प्ले किया ताकि यहाँ पे न्यू लर्निंग, न्यू आइडियाज यहाँ पे इमर्ज हुए। इसी से कहा जाता था एज ऑफ रेनेसेंस एंड राइज ऑफ न्यू यूरोप, या नया यूरोप का यहाँ पे स्टार्ट होता है नया इरा। द ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट आता है द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। अब ये फ्यूडलिज्म क्या होता है, ये न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी थी एंड न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये नई टाइप ऑफ सोसाइटी एंड न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रोज हुआ वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में, यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल वाला नहीं, यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप जो इटली वाला रीजन है उसकी बात की जा रही है। फॉलोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की टूटने के बाद में यहाँ पे ये जो न्यू ऑर्डर जो इमर्ज होता है उसे कहते हैं फ्यूडलिज्म, मतलब सामंतवाद। दिस इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूडियम। यहाँ पे इसका बिकेम मतलब फी, जो किसी की जो मलकियत होती है तो उसको बोलते हैं फीफ इज मलकियत। कोई चीज की, कोई वर्ड पे, कोई ग्रांट ऑफ लैंड के ऊपर मलकियत होना और फिर यहाँ पे मालिक बन जाना उसके, और फिर कंट्रोल करना उस एरिया को, तो ये हो गया फ्यूडलिज्म। इस सोसाइटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता था चीफ्स, जो बड़े बड़े चीफ्स होते थे जिनके पास में अपनी एक मिलिट्री होती थी और जो कुछ लैंड को डोमिनेट करते थे और उसी के ऊपर गवर्नमेंट भी करते थे। मतलब सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम सारा कुछ उन्हीं के हाथ में होता था। किंग जो होता था उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल फ्यूडल चीफ। अब किंग को सभी फ्यूडल चीफ्स में सबसे जो पावरफुल होगा वो राजा हो जाएगा उस एरिया का। इन कोर्स ऑफ टाइम मोनार्की जो हो गई थी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड अटेम्प्ट मेड टू, अब मोनार्की धीरे धीरे अब राजा जो किंग है पूरे एरिया का धीरे धीरे वो स्ट्रांग होने लगा और अब वो चाहने लगा कि भैया इन सामंतों को हटा दो, इन फ्यूडल को हटा दो। बट वो इतना आसान नहीं था क्योंकि
क्योंकि अगर मतलब यहाँ पे जो चीफ्स थे, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो गया था, जो चीफ्स थे, जो सामंत थे, आपस में लड़ भिड़ रहे थे और वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट टाइप की चीज़ रह ही नहीं गई थी। तो इसलिए राजा चाहता था कि इनको हटा दिया जाए और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया जाए। तो अब यहाँ पे राजा को क्या करना था, वन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग दिस। अब राजा को अगर कंट्रोल करना है तो उसने क्या करा कि किंग्स वहां पे उन चीफ्स को बोला कि आप एक ओथ लीजिए, लॉयल्टी, आप मेरी तरफ से लॉयल हो जाइए, और उनको वसल्स बना दिया गया। एंड इन रिटर्न उन्होंने बोला कि जब आप यहाँ पे मेरे तरफ लॉयल होंगे तो मैं आपको एक ट्रैक ऑफ लैंड दूंगा जिसके आप जो डोमिनेटेड बाय द चीफ्स एंड देयर फीफ्स। तो यहाँ पे आपको एक लैंड दी जाएगी जिसकी मलकियत सिर्फ आपके पास में होगी। तो अब चीफ को क्या करना पड़ा, अपने टर्न के अंदर एक सब चीफ को वसल बनाना पड़ा। एक चीफ था, एक सब चीफ था, जिसे वसल बोला गया। जो वसल जो था वो बिल्कुल लॉयल था किसके लिए, राजा के लिए। और क्योंकि उसको राजा से क्या दी गई थी, एक कुछ पीस ऑफ लैंड दी गई थी जिसपे मलकियत सिर्फ उसी की थी। एंड अलॉटेड ट्रैक आउट ऑफ फीफ टू देम, उसे फीफ दी गई। अब किंग कुड इन थ्योरी ज्यूम द फीफ ऑफ अ डिसलॉयल वसल। अब अगर यहाँ पे अगर वो वसल डिसलॉयल हुआ तो राजा क्या कर सकता था, उसकी वो मलकियत, उसकी वो जमीन वापस ले सकता था। पर ऐसा होता नहीं था क्योंकि वो लॉयल ही थे, क्योंकि कौन अपनी जमीन यहाँ पे ज्यादा देना चाहेगा। दस इन द फ्यूडल सिस्टम गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अब फ्यूडल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट किससे डोमिनेट होती, मतलब लैंडेड, जो जिनके पास में बड़ा बड़ा लैंड था, जो बड़े बड़े जमींदार थे, अरिस्टोक्रेट जो थे, उनके पास में जो मतलब नोबल्स जो थे। अरिस्टोक्रेट मतलब ये या तो पब्लिक ऑफिसर्स पुराने जो होते हैं, वो पुराने पब्लिक ऑफिसर जिनके पास अभी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हो गई थी, तो वो उनसे डोमिनेट होने लगी अब गवर्नमेंट। अरिस्टोक्रेसी सून बिकम हेरिडिटरी। अब अरिस्टोक्रेसी, अब जो लैंड उनको चलेगी उसके बाद में आगे उनके बच्चों को जाएगी, हेरिडिटरी। एंड यहाँ पे बात ज्यादातर ये आउटसाइडर को एडमिट नहीं करते थे। तो ये हो गई क्लोज्ड अरिस्टोक्रेसी, जिसे बोलते हैं क्लोज्ड अरिस्टोक्रेसी। बट डिसलॉयल चीफ बीइंग रिमूव्ड, और डिसलॉयल चीफ को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता था और न्यू वाला अपॉइंट कर दिया जाता था। द फ्यूडल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद टू अदर फीचर्स। अब फ्यूडल सिस्टम में ये तो फीचर था कि हेरिडिटरी हो गया, पीस ऑफ लैंड हो गया, वो गवर्नमेंट को डोमिनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही उनको दो और अदर फीचर्स थे। फर्स्ट इज द सिस्टम ऑफ सर्फडम। ठीक है, सर्फडम यहाँ पे कि एक जो पीजेंट होता था, एक यहाँ पे जो कोई फार्मर, पीजेंट, खेती हर मजदूर, जिससे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी कि तुम्हें इस एरिया में खेती करनी है और तुम यहाँ से अपना ना तो प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, ना यहाँ से कहीं जा सकते हो, ना ही शादी कर सकते हो मेरे से बिना पूछे। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम इसके अंदर आया था, फ्यूडल सिस्टम के अंदर यहाँ पे। और इसी के साथ में एसोसिएट हुआ था सिस्टम वाज द मैनर सिस्टम। इसके अंदर जो एक घर था, जो भी मैनर वाज अ हाउस, एक हाउस होता था या कैसल होती थी या बंगला होता था, जिसके अंदर वहां का वो लॉर्ड, वो चीफ जो था रहता था। और उस इन मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे बहुत सारी लैंड होती थी इन मैनर्स के अंदर, बहुत बड़े बड़े घर, बहुत बड़ी बड़ी लैंड, जिसके अंदर इसे अंदर ही खेती की जाती है। तो यहाँ पे इस सर्फडम को बोला जाता था कि तुम वो खेती तो करो ही करो, साथ ही साथ मेरे घर के आसपास वाली भी खेती देख लेना जरा। तो वो उसको अपना टाइम उसमें भी कल्टीवेट करने के लिए लगाना पड़ता था। अब लैंड थ्योरेटिकली किसकी होती थी, लॉर्ड की होती थी। और सर्फ को कई बार थोड़ा बहुत पैसा उनके लिए घर के अंदर जो खेती कर रहा, थोड़ा बहुत कैश दे दिया जाता था, ना भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। द लॉर्ड ऑफ द मैनर आल्सो हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लॉर्ड जो था, जिसका बड़े बड़े बंगलो या घर होते थे, उनके पास में अथॉरिटी थी कि वो लैंड ऑर्डर भी देखते थे और यहाँ पे जस्टिस भी देखते थे। तो यहाँ पे ज्यादातर देखा गया कि कौन सी जस्टिस करनी, सिर्फ अपने ही मकसद के लिए ये लोगों को यहाँ पे बंधुआ मजदूरी करवाना या उनको डोमिनेट किया जाता था। तो कोई लॉलेसनेस थी, कुछ भी नहीं था। इवन फ्री प्रीजेंट को भी कुछ टाइम के लिए वसल एज करवा दिया जाता था और उनको लॉर्ड बोलता था कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अपना प्रोटेक्शन चाहिए अपने लैंड की। तो ये कोई वहाँ पे उस टाइम का कोई ज्यादा पीस एंड ऑर्डर नहीं था। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट द सिस्टम ऑफ सर्वडम and the manor system are vital part of feudalism. That is wrong to speak the feudalism for society in which these two did not exist. मतलब ये ऐसे कोई सोसाइटी थी नहीं जहाँ पे ये दोनों होते नहीं थे, सर्फडम और मैनर सिस्टम। इन इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी सर्फडम और कोई मैनर सिस्टम नहीं था। ऐसा अच्छा हमारे यहाँ पे भी फ्यूडलिज्म था, पर ये सर्फडम और मैनर सिस्टम नहीं था। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकल लैंडेड एलिमेंट जो
सामंत्स होते थे उनके पास में कुछ पावर्स होती थी फ्यूडल लॉर्ड की तरह। हमारे यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या बोला था, सामंत बोला जाता था। एंड पीजेंट्री जो डिपेंडेंट पोजीशन थे, यहाँ पे पीजेंट्री, यहाँ पे फ्यूडलिज्म में पीजेंट्री तो इंडिपेंडेंट है, बट हमारे यहाँ पे पीजेंट्री डिपेंडेंट होती थी। इन अदर वर्ड्स व्हाट मैनर वाज नॉट वेदर द पीजेंट्री वाज फॉर्मली फ्री बट द मैनर एंड द एक्सटेंट टू विच इट कुड एक्सरसाइज। मतलब अब यहाँ पे हमारे फ्री थी तो भी हम देखते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था, उनको फोर्स लेबर कराई जाती थी। तो भले फ्री थी या ना फ्री थी, किस मैनर में फ्री थी ये मायने रखता है, बट मैनर में तो फ्री दोनों जगह पे ही नहीं थी। इन मैनी कंट्रीज हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोप के अंदर द मैनर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ लेबर ड्यूज वाज अ पीजेंट डिसअपियर्ड आफ्टर द 14th सेंचुरी। हम देखते हैं कि ये जो फ्यूडलिज्म और ये सब कुछ डिसअपियर्ड हो गया था आफ्टर 14th सेंचुरी। मतलब फोर्स लेबर करवाना, उनसे फ्री में काम करवाना, ये सारी चीजें बाद में डिसअपियर हो जाएगी 14th सेंचुरी के बाद में। द सेकंड फीचर एसोसिएटेड विद द फ्यूडलिज्म इज कॉल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो हो गया कि फ्यूडलिज्म ये मैनर सिस्टम, दूसरा यहाँ पे हो गया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उनको कुछ अपनी खुद की मिलिट्री भी रखनी होती थी। मोस्ट टिपिकल सिंबल ऑफ द फ्यूडल सिस्टम वाज आर्मर्ड नाइट ऑन हॉर्स बैक। एक घुड़सवार जो पूरा अच्छे से सुशोभित है, उसके अंदर पूरे आर्मर्ड लगे हुए हैं कि अच्छा कवच पहना हुआ है, सिर पे टोपी और ये सब कुछ, और हॉर्स पे बैठा हुआ है। ये एक टिपिकल सिंबल होता था किसका, फ्यूडल सिस्टम का। एक्चुअली द सिस्टम ऑफ कैवेलरी वारफेयर कैन रफली बी ट्रेस्ड इन यूरोप। पहले कैवेलरी मतलब जो घुड़सवार थे वो पहले नहीं थे, बाद में आते हैं 8th सेंचुरी के बाद में। इन द रोमन टाइम चीफ विंग्स ऑफ आर्मी वाज इन्फेंट्री, मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं पहले रोमन टाइम्स के अंदर यही होते थे, जिनके पास लॉन्ग स्पीयर, लंबे लंबे भाले होते थे और छोटी छोटी तलवारें होती थी, शॉर्ट स्वॉर्ड। हॉर्सेस यहाँ पे क्यों यूज किए जाते थे, पहले घुड़सवार नहीं होते थे जो तीरंदाजी और साथ में करते थे, और यहाँ पे लंबी लंबी तलवारें होती थी, पहले इसमें नहीं होते थे। पहले घुड़सवारी में क्या चीज, घोड़े किस लिए यूज किए जाते हैं, रथ बनाने के लिए, जिनके ऊपर ऑफिसर्स बैठ के उसको चलाता था। अब यहाँ पे जनरली बिलीव किया जाता था कि जो मोड ऑफ अरब, जो ये वारफेयर का जो मोड है, मतलब इन्फेंट्री टू कैवेलरी, ये कब हुआ था, जब अरब आए थे। इनके पास में अच्छे तेज सप्लाई ऑफ फोर्सेस थे जो बहुत ही तेज मूव करते थे, और इनके ऊपर ये जो आर्चेस, मतलब ये जो तीरंदाजी वाले बैठ के और इसको यूज करते थे। तो ये काफी ज्यादा अच्छा ये जो वारफेयर सिस्टम यहाँ पे इन्होंने इन्वॉल्व किया था अरब्स ने। अब यहाँ पे जो रोमन्स थे, यहाँ पे ये डेवलप नहीं कर सकते थे, इतनी ब्यूटीफुल जो आर्मी इन जो कैवेलरी थी वो नहीं कर पाते थे, और उनको डर भी रहता था कि अरब्स आके कहीं हमें ना कर दें। तो इसीलिए इन्होंने फ्यूडल सिस्टम अपनाया कि हम ऐसे करते हैं कि सभी फ्यूडल्स को एक जिम्मेवारी दे दी जाए, कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि तुम्हें अपनी एक फिक्स्ड कैवेलरी और फिक्स्ड इन्फेंट्री हमें देनी है। किसको, राजा को तुमने देनी है। इसीलिए देखते हैं कि ये फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे है, क्योंकि राजा के पास में इतनी अभी तक इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतनी अच्छी जो कैवेलरी है वो डेवलप कर पाए। इसीलिए भी एक रीजन हो सकता है फ्यूडल सिस्टम को अपनाने का। कैवेलरी वारफेयर बिकेम प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर ऑन टू। अब कैवेलरी जो वारफेयर है वो यहाँ पे प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर हो चुका था ऑन एन अकाउंट ऑफ 2 इन्वेंशन। यहाँ पे उस टाइम पे आते आते ओल्डर से कुछ 2 इन्वेंशन भी हो गए थे। सबसे पहला हुआ गया था कि आयरन स्टायरअप, जो यहाँ पे जो जब हम बैठते हैं, जो शूज को या टो को टाइट करने के लिए पहले वुडन का यूज किया जाता था बांधने के लिए। अब यहाँ पे आयरन स्टायरअप यूज किया जाने लगा, ताकि जो पूरा हैवीली आर्मर्ड पर्सन बैठे वो अच्छे से बैठ जाए, फॉल ऑफ ना हो। उसके साथ साथ ही यहाँ पे पहले जो घुड़सवार, जो घोड़े के ऊपर बहुत लोड जो लिया जाता था पहले कम था, बट अब यहाँ पे क्या हो गया था, पहले यहाँ पे वुडन स्टायरअप था, बाद में आयरन स्टायरअप। पहले ये अभी हार्नेस लेके आएगा, न्यू टाइप ऑफ हार्नेस, जिसपे अभी लोड जो था क्या डबल, मतलब पूरे उसमें बेल्ट लगा दिए गए, पूरे लोहे से जड़ित। वो ऊपर जो काठी होती है ना जहाँ पे घोड़े पे बैठने की, तो वो काठी एक ऐसी बना दी गई कि उसमें बहुत ज्यादा लोड अब लेके जा सकते हैं हम घोड़े के ऊपर। तो ये 2 सिस्टम आए थे जिसमें लोड भी चला गया, अच्छे से बैठ भी सकता है, तो फिर वो जो गया ईजी हो जाता है उसके लिए स्विफ्ट करना for in cavalry. Thus many factors, political भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, हम मान सकते हैं जो ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म यूरोप के बढ़ावा देते हैं। इवन व्हेन द स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट इमर्ज, उसके बाद में हम देखते हैं कि बाद में स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट इमर्ज हुई थी आफ्टर 11th सेंचुरी। ट्रेडिशन हैड बिकम टू स्ट्रॉन्ग फॉर द किंग टू रिड्यूस। अब ट्रेडिशन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था फ्यूडल सिस्टम का, चाहे राजा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था, कि वो फ्यूडल चीज को इतनी आसानी से नहीं खत्म कर सकता था। अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, द
pattern of life in Europe during this is called when the medieval period was also shaped by Christian church. यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, जो पैटर्न ऑफ लाइफ है यूरोपियन पीपल की, वो किससे शेप थी? क्रिश्चियन चर्च से। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोल ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इन बैजेंटाइन एम्पायर इन एंड इन द रशिया। तो चर्च से पूरी जो फिलॉसफी या जो कल्चर है वो डेवलप होता था। यहाँ पे जब बिल्कुल एब्सेंस द पावरफुल एम्पायर, बिल्कुल वेस्ट में जब बिल्कुल मैंने देखा कि बताया, क्योंकि रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन पे आ गया था, तो उस टाइम पे कैथोलिक चर्च, जो चर्च थी, उन्होंने अपने हाथ में गवर्नमेंट को भी ले लिया था। पोप की इतनी ज़्यादा बड़ी पोजीशन, अभी भी हम देखते हैं कि पोप जब सेलेक्ट होता है तो कितनी बड़ी यहाँ पे फैंटेसीज की, इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस की जाती हैं। तो उस टाइम पे भी पोप जो था वो कैथोलिक चर्च का जो लीडर होता था, वो ही रिलीजियस अफेयर्स या मॉरल अथॉरिटी या पॉलिटिकल उस टाइम पे लीडर होता था। यूरोप के अंदर, वेस्ट एशिया एंड इन द इंडिया, मिडिवल एज वाज एन एज ऑफ, यूरोप के अंदर मान लो या किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन में मान लो, जो ये मिडिवल एज है वो एज ऑफ रिलीजन है। जो रिलीजन के नाम पे बात करता है या रिलीजन को बढ़ावा देता है, उसी की ही पास में पावर और उसी का ही इन्फ्लुएंस था। विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स, अभी जो मतलब हम देते हैं ना कि कुछ जमीन दे दी जाती है, जैसे यहाँ पे भी हमारे दी जाती थी, कुछ जमीन मंदिरों को यहाँ पे दे दी जाती थी, ऐसे ही यहाँ पे कुछ जमीन दे दी जाती थी यहाँ पे चर्चेस को। तो इसी से ही जो मोनास्ट्रीज थी वो डेवलप हुई और मोनास्ट्रीज सेटअप हुई। अब इसी के साथ में ही ये जो मोनास्ट्रीज थी मेडिकल हेल्प का काम करने लगी, शेल्टर देने लगी ट्रेवलर्स को, और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ एजुकेशन और लर्निंग बनी। कैथोलिक चर्च ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन द कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप। पूरा कल्चर यहाँ पे डेवलप करने में कैथोलिक चर्च ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हाउएवर सम ऑफ द मोनास्ट्रीज व्हिच बिकम एक्सीडेंटली वेल्थी, कुछ जो मोनास्ट्री, कई हम देखना कई मंदिरों में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, शिरडी टेम्पल मान लो या कोई और भी, हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं जो जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वो बिल्कुल खुद ही वो क्या बन गए? फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए, और उनके आपस में बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे, फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में और मोनास्ट्रीज के पोप के बीच में। तो यहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट का जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे रेनेसांस और रिफॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो, जैसे ही देखते हैं सिमिलरली द फेज इन द इंडिया, रेनेसांस और रिफॉर्म मूवमेंट इन अ रिलीजन स्टार्ट हुए थे इस टाइम में। नेक्स्ट आता है सेम टू सेम चीज़ें आप देखेंगे जो वर्ल्ड में हो रही है इंडिया में। पहले इनको बढ़ावा दिया जाता है, इनके लिए बोलने वाले को बिल्कुल सुप्रीम पोजीशन पे देखा जाता है, और फिर बाद में जब ये इतने बहुत ज़्यादा सुप्रीम, ब्राह्मणिक कल्चर जो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, तो बाद में लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, रेनेसां आती है, रिफॉर्म मूवमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है द अरब वर्ल्ड। अब अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा था? राइज ऑफ इस्लाम फ्रॉम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड, 7th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स में साइट ऑफ इस्लाम वाज इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि अरब ट्राइब्स आपस में बहुत ज़्यादा वारफेयर हो रही थी। तो जब इस्लाम का हुआ तो यहाँ पे ये इस्लामिक कल्चर आया और पावरफुल एम्पायर डेवलप हुआ अरब के अंदर। एम्पायर जो डेवलप हुआ था उसमें हम देखते हैं कि अरेबिया, सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सब प्लेन वाला रीजन आता है। बाद में हम देखते हैं कि देर आर इंटरनल डिफरेंसेस और सिविल वार होने लगी अरब की ट्राइब्स के अंदर इन मिडल ऑफ 8th सेंचुरी। और एट द खलीफा इन डेमेस्कस, जो खलीफा था डेमेस्कस का, वहाँ पे हम देखते हैं कि ये होने लगे। अब डेमेस्कस कौन सा एरिया? डेमेस्कस रीजन आता है सीरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल वार होने लगी एंड उसके बाद में न्यू डायनेस्टी अबेसाइड्स आई थी पावर के अंदर एंड कैपिटल उन्होंने बनाया अपना बगदाद को। अब ये बगदाद कौन सा रीजन है? इराक के अंदर आता है, ठीक है। द अबेसिडाइज क्लेम टू बिलोंग टू द सेम, अबेसिडाइज खुद को कहते थे कि हम तो प्रॉफिट मोहम्मद की क्लैन के, उनकी ट्राइब के हैं, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा होली और पवित्र माना गया। 150 सालों तक इन्होंने राज किया और बहुत ही फ्लरिशिंग एम्पायर बना था वर्ल्ड के अंदर। एट इट्स हाइट, अपनी हाइट के अंदर, इनके एरिया के अंदर कौन सा रीजन आता था? नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान और इराक और सीरिया का रीजन। अबेसाइड्स कंट्रोल करते थे ना ही इंपॉर्टेंट रीजन्स, नॉट ओनली सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, बट ये कमांड करते थे मेडिटेरेनियन रूट्स को, ट्रेड रूट्स को, मेडिटेरेनियन की ट्रेड रूट्स को, ठीक है। तो जब जिनके हाथ में ट्रेड होगा वहीं पे चीज़ें फ्लरिश होंगी, तो ये ट्रेड रूट ऑफ विद द वर्ल्ड एंड विद इंडिया को ये रूल करते थे, गवर्न करते थे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज विच अबेसाइड प्रोवाइडेड टू द ट्रेड रूट्स वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द वेल्थ। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज
जो मतलब ट्रैवलर को ये प्रोवाइड करते थे, फिर उनसे कुछ पैसे लेते थे, तो जिनसे यहाँ पे इनकी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ काफ़ी बढ़ रही थी एंड यहाँ पे स्प्लेंडर बढ़ता जा रहा था एबेसिड कोर्ट के अंदर। अरब्स वहाँ पे देखे जाएंगे कि अरब्स वो थे बहुत ही बड़े मर्चेंट्स होते थे और धीरे धीरे इनके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ बढ़ती जा रही थी और ये आप पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे सी फियरर मतलब यहाँ पे जो यात्री याविक याविक बहुत बड़े थे यहाँ पे नाव के थ्रू जगह जगह पे ये एडवेंचर करने के लिए जा रहे थे। न्यूमरस सिटीज विद मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, बहुत यहाँ पे हमने देखा कि बहुत न्यूमरस, अभी भी हम देखें यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये बड़ी बड़ी यहाँ पे सिटीज डेवलप हुई, न्यूमरस सिटीज, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, प्राइवेट एंड पब्लिक की रोज होने लगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ने लगा एंड ऐसा देखा है कि इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं था जैसा इनका था। अरब ने अपना खुद का एक गोल्ड दिनार और सिल्वर दिरहम इन्होंने अपनी करेंसी बनाई जो ट्रेड के लिए यूज की जाने लगी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। और ये मतलब पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि अरब कंट्रोल करते थे अफ्रीकन गोल्ड को, अफ्रीका को, तो यहाँ से इन्होंने गोल्ड दिनार निकाला एंड सिल्वर दिरहम। अरब ऑल्सो एस्टेब्लिश डबल एंट्री डबल बुक कीपिंग, मतलब यहाँ पे बुक कीपिंग की कौन से माल आ रहा है जा रहा है, एडवांस अकाउंटेंसी थी, लार्ज स्केल यहाँ पे बैंकिंग क्रेडिट दिया जाता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिन्हें हुंडीज बोले, इंडिया के अंदर भी होता बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हमने इतना पैसा इसको इस दिन देना है, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लेटर होता था जिसपे लिखा होता था कि इस पर्सन ने इसको इतना पैसा इस दिन देना, तो ये सब कुछ यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। मोस्ट फेमस खलीफा उस टाइम का था अल ममून और हारून अल राशिद। स्प्लेंडर उनकी कोर्ट का और उनकी प्लेसेस का, उन्होंने पैट्रोजनेज दिया मेंस ऑफ साइंस को, लर्निंग को, डिफरेंट सब्जेक्ट मल्टीपल ने उनको देखा कि हमने बिकम सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस स्टोरीज, और यहाँ पे देखते हैं कि उनके बारे में बहुत लेजेंडरी स्टोरीज वगैरह लिखी गई क्योंकि इनके कोर्ट में लोग आते रहते थे, ये लोगों को पैट्रोनोज दे देते थे जिन जो साइंस एंड लर्निंग से रिलेट होते थे। अर्ली पीरियड में हमने देखा है कि अरब जो थे उनकी रिमार्केबल कैपेसिटी होती थी कि वो साइंटिफिक नॉलेज वाले लोगों को यहाँ पे आने को रहने को दिया जाता था, उनको अपनी साइंटिफिक रिसर्च करने को दिया जाता था। और फॉर मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वो हेसिटेशन नहीं करते थे कि हमने सिर्फ मुस्लिम को ही लेना है, वो क्रिश्चियन को, जूइस को, नॉन अरब्स जो राष्ट्र एंड बुद्धिस्ट को भी ले लेते थे। और यहाँ पे अब्बासिड जो खलीफा थे वो हमने देखा कि अब्बासिड जो खलीफा बने थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, वो दूसरों के साथ में इंटरमिंगल नहीं करते थे। द कैलिफ अल ममून, उन्होंने हाउस ऑफ विजडम एक बनाया था जिसे जो बनाया था बगदाद के अंदर, जहाँ पे ये ट्रांसलेट करते थे अरेबिक के अंदर जो भी लर्निंग्स वेरियस सिविलाइजेशन की, ग्रीक, बेजेंटीन, इजिप्शियन, ईरानियन, इंडियन जो भी थी, उनको सारी उनकी लर्निंग को अरेबिक के अंदर ये ट्रांसफॉर्म करते थे। ये जो एग्जाम्पल सेट हुआ इन्होंने जो खलीफा ने, उसके बाद में जो आगे नोबल्स हुए उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। वो भी जो कुछ भी अगर कहीं पे बढ़िया कोई किसी के पास में फिलॉसफी या कुछ जर्नल या कुछ भी यहाँ पे उनका रिलेटेड टू कोई लर्निंग चीज़ है उसको वो अरेबी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते थे। एंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्क होने लगे थे अरेबिया के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि इम्पैक्ट इन ये ग्रीक साइंस से भी थे, फिलॉसफीज थे, जो ग्रीक साइंस और फिलॉसफी का भी काफ़ी असर पड़ा अरब के अंदर। और यहाँ पे रिसेंट ईयर्स डिवोटेड टू द बैंड ऑफ यूरोपियन स्कॉलर, यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर आए जिन्होंने अपनी यहाँ पे थ्योरीज जो दी थी। वी आर ऑल्सो बिगनिंग टू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ इम्पैक्ट ऑन चाइनीज साइंस एंड फिलोसफी। अरब के ऊपर चाइनीज साइंस और फिलोसफी का भी काफ़ी असर पड़ा था। बहुत सारे चाइनीज इन्वेंशंस जो थे, जैसे कंपस की इन्वेंशंस, पेपर की, प्रिंटिंग की, गन पाउडर की, और व्हील बैरो जो ट्रेवल्ड हुई थी चाइना से अरब के अंदर। व्हील बैरो मतलब कि एक जो कार्ट, जैसे कार्ट मान सकते हैं जिनको पीछे से व्हील लगे और यहाँ से हैंडल से पकड़ते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। कार्ट जो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट में जिसमें भर के वो बजरी वगैरह लेके जाता है ना, तो वैसे ही ये कार्ट, तो वो यहाँ से चाइना से होके इधर आ रहे हैं क्योंकि इनका ट्रेड रूट पे पूरा का पूरा कंट्रोल था। फेमस वेनिशियन जो वेनिशियन बोला जाता है, वेनिस जो इटली का सिटी है, फेमस वेनिशियन ट्रेवल मार्को पोलो ट्रेवल किया था चाइना के अंदर। और फिर ये इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट इट, अब वो चाइना के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था क्योंकि पहले अरब ही चाइना से कॉन्टेक्ट थे और कोई नहीं था, तो ये इटली का बंदा वहाँ पे गया, वहाँ से अरेबियन मोनोपोली को ब्रेक करते हुए वहाँ से चाइना से बहुत कुछ एडवांसमेंट किया, वहाँ का कल्चर वगैरह देख के आया। अनफॉर्चुनेटली वी हैड ओनली लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंडिया, पर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं देखते कि इंडिया को इकोनॉमिक और कल्चरल या कुछ साइंस का इम्पैक्ट पड़ा हो अरब के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे ही
इतनी ज़्यादा उस टाइम पे कोई एडवांसमेंट थी नहीं। इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था आफ्टर इट कॉन्क्वेस्ट बाय अरब। पर जब यहाँ पे अरब ने कॉन्क्वेस्ट किया 8th सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पे सिंध डिड बिकम अ कॉन्डक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चर। सिंध का कॉन्टैक्ट हुआ था, कल्चरल कॉन्टैक्ट हुआ था अरब वर्ल्ड के साथ में। जो डेसिमल सिस्टम जो था, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेसिस माना जाता है, उसको यहाँ पे डेवलप हुआ इंडिया के अंदर। 5th सेंचुरी के अंदर ये अरब के अंदर गया। 9th सेंचुरीज में ये पॉपुलराइज्ड हुआ अरब मैथमेटिशियन द्वारा, अल ख्वारिज़मी द्वारा। और फिर ये अरब से गया था यूरोप में, जो एक मॉन्क लेके गए थे अल्बिलार्ड, और ये इससे बोला गया था अरब न्यूमेरिकल, भले ही था ये इंडिया का। मैनी इंडियन वर्क्स डील विद, जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के अंदर जो डील करते थे, जो वर्क्स, उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, जिसमें से सिर्फ मेजर था सूर्य सिद्धांत, जो रिफॉर्म्ड किया गया था आर्यभट्टा द्वारा। चरक और सुश्रुत के जो वर्क थे, जो मेडिसिन से डील करते थे, उनको भी ट्रांसलेट किया गया अरेबियन में। इंडियन ट्रेडर्स और मर्चेंट वो विजिट करते थे इन द मार्ट्स ऑफ इराक और ईरान। इंडियन फिजिशियंस, मास्टर क्राफ्टमैन थे, वो भी खलीफा के कोर्ट में गए हुए थे बगदाद में, वहीं रहने लगे, वहीं पे अपने काम करने लगे। बहुत सारे संस्कृत लिटरेरी वर्क्स जैसे कि पंचतंत्र, उसको भी ट्रांसलेट किया गया अरेबिक के अंदर, और उसको बाद में यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर भी लेके जाएगा, जिससे वहां पे बोला गया एसॉप्स फेबल्स। यहाँ पे फ्यू मोर डिटेल स्टडी मिलती है कि इंडियन साइंस और फिलोसफी का यहाँ पे कुछ असर पड़ा था जब इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया या आए, तब की बात हम करें। ये सारे वर्क्स और साइंस का जो इम्पैक्ट है अरेबियन कल्चर पे देखते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी, अरब अब 10th सेंचुरी तक आता, इतना कुछ सीखा था, और 10th सेंचुरी तक आता उसने अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया साइंस के अंदर। वहाँ पे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, सबकी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो यहाँ तक ट्रैवलिंग करते थे, न्यू डिवाइसेस डेवलप करनी शुरू कर दी उन्हें ट्रैवल करने के लिए। एंड ये कंटिन्यूड रही टिल द 15th सेंचुरी। अकाउंट देखते हैं कि अरेबियंस ने ही बहुत सारे अकाउंट बनाए थे कि इंडिया को यहाँ पे बताना, कि रूट्स बताना, ये सारे अरेबियन के ही जो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू बता रहे। ये एडवांसमेंट थी अरेबियंस की, जिनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्ड लाइब्रेरीज जो वर्ल्ड की हैं, और ये लीडिंग साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, वो भी अरब के अंदर बनी। However, it is necessary to remember that many of these achievements was result of work done by people outside Arabia। मतलब ये जो यहाँ पे जो भी achievements हैं, वो देखते हैं कि काम किसने किया, बाहर के लोगों ने, चाइनीज ने, इंडियंस ने, अरेबिक्स ने, ग्रीस ने, रोमन कल्चर के लोगों ने। तो द अरब साइंस वाज ट्रूली इंटरनेशनल, अरब साइंस ट्रूली इंटरनेशनल थी। इट हैज़ बीन कॉल्ड अरब साइंस। इसको अरब साइंस क्यों माना जाता था? क्योंकि अरेबिक जो इनकी लैंग्वेज होती थी, जो एंटायर एरिया के अंदर बोली जाती थी, और यहाँ पे लोग बहुत फ्रीली मूव कर सकते थे, वर्क कर सकते थे, सेटल हो सकते थे जहाँ पे भी वो चाहें। रिमार्केबल डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल और पर्सनल फ्रीडम एंजॉयड करते थे बाय साइंटिस्ट एंड स्कॉलर, एज वेल एज उनको पैट्रोनेज भी दिया जाता था, राजा द्वारा पैट्रोनेज दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, जगह दी जाती थी, एक रुतबा दिया जाता था, ओहदा दिया जाता था। सच फ्रीडम यहाँ पे देखते हैं कि यूरोप में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, ना ही इंडिया के अंदर थी। ठीक है। अरब साइंस बिकेम टू डिक्लाइन आफ्टर 12th सेंचुरी के बाद में डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी। भाई हम मुस्लिम है, किसी और को एंटर नहीं करने देंगे, तो ऑर्थोडॉक्सी जब आ जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ों का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अफ्रीका में क्या हो रहा था। हमारे यहाँ पे भी इसी वजह से था, क्योंकि हमारे पे भी ऑर्थोडॉक्सी थी, इसलिए हमारे इतने ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुई थी, चीज़ें बाद में हुई थी। अफ्रीका, यहाँ पे अरब्स ने ब्रॉड किया था अफ्रीका को क्लोजली, मतलब अरब्स ही लेके आए थे अफ्रीका को इंडियन ओशन के नज़दीक, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अरब माइग्रेशन और उनकी जो मर्केंटाइल एक्टिविटी थी, जो यात्रिक जो एक्टिविटी थी, वो मूव ऑन करते रहते थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो मालिंदी और जंजीबार के रीजन तक ही एक्सटेंड हो गई थी। अब मालिंदी रीजन कहाँ पे? केन्या के अंदर, जंजीबार जो है तंजानिया के अंदर। तो यहाँ से इनकी कोस्ट को भी ये यूज करते थे कहाँ पे? मूव करने के लिए, ईस्ट के अंदर, मतलब इंडिया तक जाने के लिए। मतलब कि ये पूरा जो अफ्रीका का जो रीजन है, यहाँ से ये मूव करते थे ईस्ट के अंदर। और इन्होंने ये नहीं सिर्फ क्योंकि इजिप्ट पे रूल कर रहे हैं तो यहाँ का, इनके नीचे वाले जो भी रीजन थे उनका भी यूज करने लगा, मालिंदी का, जंजीबार एरिया का, मूव करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए दूसरे कंट्रीज के अंदर। हाउएवर अरब ट्रेड इंक्लूडेड लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव, यहाँ पे स्लेव्स का भी एक्सपोर्ट होता था, गोल्ड का, आइवरी का। देयर वाज इन अफ्रीका अ पावरफुल इथोपियन एक किंगडम जो था,
वो यहाँ पे विच हैड इस जिसके अंदर बहुत सारे टाउन्स थे। इथोपिया था, इथोपिया किंगडम था उस टाइम पे अफ्रीका के अंदर। इथोपियन एंगेज होते थे इंडियन ओशन ट्रेड के अंदर, एडन टू इंडिया। एडन कहाँ पे आ गया? येमेन के अंदर। येमेन से इंडिया तक यहाँ पे ट्रेड होता था। इथोपियंस क्या थे? हबशीज थे, जो क्या थे? क्रिश्चियंस थे। ये क्लोज एलाई थी बेजेंटीन एम्पायर के इन द इंडियन ओशन ट्रेड में। पर धीरे धीरे इकोनॉमिक पोजीशन इनकी वीकेंड हो गई जब बेजेंटीन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में उस टाइम पे क्या हो रहा था? मतलब ईस्ट वाला रीजन मतलब चाइना वाला रीजन। चाइनाज की जो सोसाइटी और कल्चर था क्लाइमेक्स में था 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी में, जब तंग का रूल चल रहा था। तंग रूल एक्सटेंड द ओवरलॉर्ड कहाँ तक था? सिंकियांग इन सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग कश्मीर। ये सिंकियांग वाला रीजन कौन सा है? जो इंडिया के बिल्कुल हमारे ये हेड पे बैठे हुए हैं। जो सिंकियांग वाला रीजन है ये इंडिया के बिल्कुल ये हेड के ऊपर वाला रीजन है, ठीक है। ये वाला इनका जो, अगर हम मान ले कि चाइना का कौन सा पार्ट? चाइना का वेस्ट वाला, वेस्ट साउथ वाला, साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट वाला रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। दिस हेल्प इन गिविंग फ्लिप टू द ओवरलैंड ट्रेड। अब इससे क्या हो रहा था कि इनका ओवरलैंड ट्रेड क्रोज द सिल्क रूट, यहाँ पे इनसे काफ़ी इनको फिलअप मिलता था। यहाँ पे सिर्फ सिल्क ही ट्रेड नहीं होता था, सिल्क, जेड, सेमी प्रेशियस स्टोन्स ये एक्सपोर्ट होते थे वेस्ट यूरोप, इंडिया क्रॉस द रोड। फॉरेन ट्रेड यहाँ पे वेलकम किया जाता था चाइना द्वारा। बहुत सारे अरब, पर्शियंस, इंडियन साउथ चाइना में आते थे और यहाँ पे थ्रू कैसे आते थे? लैंड के थ्रू भी, सीज के, और सेटल डाउन हो जाते थे छोटे छोटे घरों में, कैंटोन्स में। तंग एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी और उसके बाद में आई थी शुंग डायनेस्टी जिन्होंने चाइना के ऊपर रूल किया अबाउट 100 ईयर्स एंड इन ग्रोइंग वीकनेस गेव अपॉर्चुनिटी टू मंगोल। और जब जैसे ये वीक हुआ तो मंगोल जैसे सब जगह आ रहे थे, इंडिया में भी आए तो ये चाइना में भी गए थे। हम मत सोचे कि हमारे साथ ही बुरा हुआ था, उनके साथ भी बुरा था। मंगोल आए और इन्होंने चाइना को कॉन्क्वेयर शुरू कर दिया इन द 13th सेंचुरी। मंगोल ने यहाँ पे देखा कि रॉट अ ग्रेट डेथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकूट, डिस्ट्रक्शन हुई चाइना के अंदर। और बट यहाँ पे देखिए कि जो मंगोल थे इनकी बहुत डिसिप्लिन और मोबाइल कैवलरी फोर्सेस थी। मंगोल ने काफ़ी हद तक नॉर्थ और साउथ चाइना को यूनिफाई किया था। इन्होंने नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, जिनको टोंकिन और अन्नम बोला जाता था, इनको भी इन्होंने अंडर द चाइना रूल लेके आए थे। मंगोल ने लार्जेस्ट एम्पायर बनाया था यहाँ पे ईस्ट एशिया के अंदर। वेनिशियन ट्रेवल मार्ग, यहाँ पे वेनिस का ट्रेवल मार्को पोलो गया था इस टाइम पे, कबुलाई खान के टाइम पे। तो उन्होंने देखा था कि मोस्ट फेमस ऑफ मंगोल्स रूलर्स ऑफ चाइना हैज लेफ्ट। यहाँ पे पूरा उनके मतलब एक पिक्चर के अंदर पूरे उनके पोर्ट के बारे में उन्होंने एक डिस्क्राइब किया था। मार्को पोलो फिर इटली के अंदर आया, कैसे मालाबार कोस्ट से होते हुए इंडिया के और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे उन्होंने कम क्लोजली उनको देखा था। और उन्हीं से ही एंड देयर कल्चर एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स वर इंक्रीजिंग। तो देखा कि उस टाइम पे कल्चरल और कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स उस टाइम पे इंक्रीज हो गए थे। दस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड पर हम उस टाइम पे देखने लगे कि सभी के आपस में कल्चर और कमर्शियल कॉन्टेक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, तो साथ में अपना कल्चर लेके जा रही हैं। कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैड टू मीट द एक्सपेंशनिस्ट अर्जेस ऑफ सम ऑफ द चाइनीज रूल्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी वहाँ पे एक्सपेंशनिस्ट अर्जेस ऑफ सम ऑफ द चाइनीज रूल। चाइना हैविंग डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी। इस टाइम पे चाइना ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी बना ली थी और एक्सपैंड कर रही थी। बट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स साउथ ईस्ट एशियन स्टेट रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। बट हम देखते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन की जो स्टेट्स थी वो अभी तक भी इंडिपेंडेंट थी, चाहे वो चाइना कितना भी एक्सपैंड कर रहा था, बट साउथ ईस्ट वाली स्टेट काफी टाइम तक इंडिपेंडेंट रही थी। जिसमें से पावरफुल किंगडम आता है शैलेंद्र का और कंबोजा एम्पायर का। शैलेंद्र डायनेस्टी आई थी 7th सेंचुरी के अंदर और उन्होंने अपना एम्पायर बनाया श्री विजय एम्पायर, जो फ्लरिश रहा था 10th सेंचुरी तक। अपनी हाइट के अंदर इनके अंदर इंक्लूड था सुमात्रा, जावा, मलाया और मॉडर्न थाईलैंड वाला एरिया और फिलीपींस वाला एरिया। अकॉर्डिंग टू द 9th सेंचुरी एक अरब राइटर ने लिखा है कि एम्पायर इतना बड़ा था कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी व्हीकल लेके, फास्टेस्ट व्हीकल लेकर जाएं तो 2 साल तक इसके पूरे एक चक्कर नहीं लगा सकते इनकी कंप्लीट एम्पायर का। शैलेंद्र रूलर पावरफुल थे, उनकी पावरफुल नेवी थी, सी ट्रेड में काफ़ी डोमिनेट थे, चाइना के साथ ट्रेड करते थे। श्री विजय एम्पायर बाद में रिप्लेस्ड हुआ मजापहित एम्पायर के द्वारा इन 11th सेंचुरी। फर्दर एक्सटेंड किया इसने और टिल द 14th सेंचुरी तक काफ़ी एक्सटेंड हुआ।
पलवास जो हमारे साउथ इंडिया के थे उनकी भी काफ़ी पावरफुल नेवी थी। पलवा नेवी वॉज स्पेशली एक्टिव थी बे ऑफ बंगाल में, सी ट्रेड करती थी साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, चाइना के साथ में। 10th सेंचुरी तक चोला रूलर ने बहुत सारे नेवल एक्सपीडिशन भेजे थे सुमात्रा और मलाया में ताकि कम्युनिकेशंस ओपन करें, सी लेन्स को ओपन किया जाए। सिंस अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन ईरा एंड इवन बिफोर, इंडिया का क्लोज ट्रेड था, कल्चरल कॉन्टेक्ट था कंट्रीज ऑफ एरिया के अंदर। बहुत सारे चाइनीज और इंडियन स्कॉलर विजिट करे थे पालम बैंक, जो कैपिटल ऑफ एम्पायर थी, जो सुमात्रा के, अभी भी ये सिटी है पालम बैंक, कहाँ पे, सुमात्रा के अंदर। एंड यहाँ पे संस्कृत और बुद्धिस्ट सेंटर भी बना था। इन्होंने, रूलर ने बहुत ही मैग्निफिशेंट टेम्पल्स बनाए, और जो हम देखने के आता है बोरोबुदुर टेम्पल जो ईस्टर्न जावा के अंदर है, जो डेडिकेटेड है बुद्धा के अंदर। इट इज़ अ होल माउंटेन कार्व्ड, यहाँ पे पूरा माउंटेन को कार्व करके, किसके अंदर, माउंटेन कार्व्ड इनटू अ 9 स्टोन टेरेसेस बनाए गए थे, जिसके ऊपर एक स्तूपा रखा गया था, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत सारी कथाएं लिखी गई रामायण और महाभारत की। कंबोजा एम्पायर जो था वो कहाँ पे था, कंबोजा नाम से ही हो रहा है कि कंबोडिया में, कंबोडियन अनम बोला जाता है वियतनाम को। यहाँ पे पहले एक हिंदुआइज्ड किंगडम था जिसे फुनान बोला जाता है, उसके बाद में आया था कंबोजा एम्पायर, जिन्होंने बाद में इसको डोमिनेट किया। कंबोजा एम्पायर 15th सेंचुरी तक रहा था और हाई लेवल तक पहुंचा था, कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी थी इसकी। मोस्ट सिग्निफिकेंट इसकी जो अचीवमेंट थी वो थी एंकोर थोम इन कंबोडिया, जो 10th सेंचुरी में बना था। इन्होंने बिल्ड किए थे टेम्पल, और उसकी एंड इज मेमोरी टिल अबाउट, अभी हर एक जो रूलर है वो अपना अपना एक एक टेम्पल बनाता गया। तो यहाँ पे इट्स अबाउट 200 टेम्पल बिल्ड हो गए थे 3.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, जिसमें से सबसे बड़ा टेम्पल है अंकोर वाट का, जिसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा भी है। इट हैज़ 3 किलोमीटर्स कवर्ड पैसेज है, जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल स्तूप स्टैचूज बनाए गए हैं हिंदू गॉड्स के, गॉडेसेस के, और यहाँ पे रामायण और महाभारत की कथा के काफ़ी सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंटायर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो कम्प्लीटली फॉरगॉटन, बाद में देखते हैं कि बाद में ये जो बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी वो बिल्कुल किसमें जंगल में तब्दील हो गई थी, दब गई थी, और दोबारा फिर उसको एक फ्रेंच मैन ने डिस्कवर किया था 1860 में, बिल्कुल दबी हुई बिल्डिंग्स मिल रही हैं। So it is interesting to note that the most vigorous period of a temple building activity was period from 10th to 12th century. इस टाइम पे 10th से 12th सेंचुरी पे, अब यहाँ पे हम बाहर देख रहे हैं कि 10th से 12th सेंचुरी में बहुत सारे टेम्पल बन रहे। सेम हम इंडिया में भी देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बन रहे हैं साउथ इंडिया में। मोस्ट मैग्निफिकेशन पीरियड था फॉर टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज इन इंडिया के अंदर। मैनी इंडियन ट्रेडर्स वेंट टू द साउथ चाइना, बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडर गए थे साउथ चाइना में आफ्टर ट्रेवलिंग ओवरलैंड। पूरा ट्रैवल का कहाँ से कर रहे हैं, लैंड से, जैसे पोर्ट ऑफ टकला से जा रहे हैं, मिलाया पेनिसुला से, फिर साउथ चाइना में पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ब्राह्मण भी इस टाइम पे गए थे, बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क भी गए थे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के अंदर, और बुद्धिज्म ट्रेवल्ड हुआ था चाइना में, कोरिया में, जापान में। इंडिया के मोंक्स रीच कर गए थे कोरिया तक, और यहाँ पे कोरियन स्क्रिप्ट भी यहाँ पे इंडियन से ही काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। वाइल बुद्धिज्म डिक्लाइन हो रहा था इंडिया के अंदर, पर वो बाहर साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी फ्लरिश हो रहा था। ये असिमिलेट कर रहा था हिंदू गोड्स इनटू अ बुद्धिस्ट फोल्ड के अंदर, ठीक है, एंड इवन टुक द हिंदूस्ट टेम्पल्स अ मूवमेंट अपोजिट। अब यहाँ पे ये असिमिलेट कर रहा था उस टाइम पे हिंदू गोल्ड के, पर इंडिया में क्या हो रहा था कि बुद्धिज्म बिल्कुल खत्म हो रहा था और हिंदुइज्म बढ़ रहा था, और बाहर क्या हुआ था कि उनके जो गॉड्स के साथ में बुद्धिज्म को कमिंगल हो रहा था। दस इंडिया हैज़ अ क्लोज कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बोथ इन वेस्ट, साउथ चाइना, एशिया, मेडागास्कर कंट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का जो था उस टाइम पे काफ़ी क्लोज कमर्शियल मतलब ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट थे सारे वर्ल्ड के अंदर, जैसे वेस्ट, साउथ ईस्ट चाइना, एशिया, मेडागास्कर, अफ्रीका के अंदर। बहुत सारी किंगडम जो थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वो ब्रिज का काम करती थी फॉर कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट इन इंडिया एंड चाइना एंड आउटसाइड वर्ल्ड, दो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन सिविलाइजेशन। ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और यहाँ पे फिर बाद में इनका पहले देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन गॉड्स के डिटीज मिलना, तो मतलब वो काफ़ी इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी, पर बाद में देखते हैं कि इन्होंने अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर बना लिया अपने खुद का। जैसे ही अरब ट्रेडर्स आए, तो पहले तो शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था, पर जैसे ही बाद में बट द अरब डिड नॉट डिस्प्लेस द इंडियन ट्रेडर एंड प्रीचर्स अर्ली फेज के अंदर, बट बाद में इन्होंने इनको किस में टर्न करना शुरू कर दिया, इस्लाम में टर्न करना शुरू कर दिया, इस्लामिक बना दी। तभी थे इंडोनेशिया एंड मलेशिया इस्लाम टुक प्लेस कर जाती हैं,
और फिर कई जगह पे बुद्धिज़्म कंटिन्यू फ्लरिश होता रहता है। और फिर जब डच आ गए थे इंडोनेशिया में और इंग्लैंड के लोग आ गए थे इंडिया के अंदर, बर्मा, मलाया और इसके अंदर फ्रेंच रूल हो गया था इंडो चाइना के अंदर, तो फिर यहाँ पे सब चीज़ें क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। कल्चरल कॉन्टेक्ट सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया था, क्योंकि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के राइवल्स थे। तो इसलिए यहाँ पे अब कल्चरल कॉन्टेक्ट और कमर्शियल कॉन्टेक्ट बिल्कुल बंद हो गया था। ये हमने पढ़ा बिकॉज ऑल अबाउट द इंडिया एंड वर्ल्ड। और आगे हम देखेंगे इसी का ही कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारी इंडिया के अंदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। यू गो थ्रू द ऑल द चैप्टर, अच्छे से आपको इसको देखना है, पढ़ना है, मैप की प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ कहाँ पे कौन से प्लेसेस होते हैं, कौन कौन से रूलर उस टाइम पे थे, और कहाँ कहाँ पे क्या कल्चरल टाइज थे, कैसे किसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया गया। आगे आपको यही जो है नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर नज़र आएगा कि उनके जो इम्पैक्ट थे वही इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you like it. Thank you. Bye bye. And please press on a bell icon. And if you like it, press on a like button. And if you donate something to me, you click on a dollar button. Okay. Thank you. Bye bye.